तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के एक लेक्चर में हम कंप्लीट बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स या बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? बायोकेमिस्ट्री लिविंग बींग्स में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स की स्टडी है, उसे हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। और वो मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो पहला डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। सबसे पहला डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स वो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, कैसे होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स हम किन्हें कहेंगे? जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है उनके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन होगा या एक ऐसा कार्बन जरूर होगा जिसे चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स बहुत सारे OH ग्रुप होंगे और फंक्शनल ग्रुप में या तो एल्डिहाइड होगा या फिर उसमें कीटोन होगा। उन्हें हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। और साथ में उनको भी कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे जो कंपाउंड्स हाइड्रोलाइज होने के बाद में, हाइड्रोलाइसिस के बाद में इस टाइप की यूनिट प्रोड्यूस करें, इस टाइप की यूनिट प्रोड्यूस करें, उन्हें भी हम कार्बोहाइड्रेट्स ही कहेंगे। नेक्स्ट, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इसी वजह से उन्हें बोलते हैं हम शुगर्स। और जो मिल्क के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट्स और ऑल्सो कॉल्ड सैकेराइड। सैकेराइड का मतलब है शुगर, इसका मतलब मीनिंग क्या होगा? शुगर होगा। नेक्स्ट देखो, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर क्लासिफाई करना हो तो कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्लासिफाई करेंगे हम? कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन में कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाई करेंगे मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में। मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स का क्या मतलब होगा? मोनोसेकेराइड का मतलब होगा वो कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें हम फर्दर हाइड्रोलाइज ना कर सके, जिसे और छोटी यूनिट में डिवाइड ना कर सके, उन्हें कहेंगे मोनोसेकेराइड्स। अब ऐसे 20 मोनोसेकेराइड्स अब तक नेचर में पाए जाते हैं। उनमें से एग्जांपल्स के तौर पे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है, ये क्या है? मोनोसेकेराइड्स है। इनको आगे फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। लेकिन जो ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं उन्हें हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। ओलिगोसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिन्हें हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स यूनिट के अंदर, उन्हें हम कहेंगे ओलिगोसेकेराइड्स। ठीक है, इनको हाइड्रोलाइज किया जा सके 2 to 10 मोनोसेकेराइड्स में, वो कहलाएंगे ओलिगोसेकेराइड्स। अब अगर वो डिवाइड होते हैं, वो देते हैं टू मोनोसेक्राइड, तो हम कहेंगे उसे डाइसेक्राइड। और 3 मोनोसेक्राइड दे रहे हैं तो ट्राइसेक्राइड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एंड सो ऑन। अब ये जो डाइसेक्राइड, जैसे किसी ग्लूकोज ने क्या देता है? ग्लूकोज देता है, सॉरी, सुक्रोज देता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दोनों दोनों क्या है? डिफरेंट है। वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं मोनोसेक्राइड, जिसमें वो हाइड्रोलाइज होगा। नेक्स्ट है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड का मतलब होगा वो कार्बोहाइड्रेट जो नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड प्रोवाइड करे। ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट जो नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स प्रोवाइड करें, उन्हें हम कहेंगे, क्या कहेंगे? वो कहेंगे पॉलीसेक्राइड्स। So what do you understand by polysaccharide? Carbohydrates which give a large number of monosaccharides। से बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स मिले हाइड्रोलाइसिस के बाद में। अगर उसको हाइड्रोलाइज किया जाए, बहुत सारे मोनोसेक्राइड मिल जाए, तो हम उन्हें कहेंगे पॉलीसेक्राइड्स। जैसे स्टार्च है, स्टार्च किससे बना होता है? ग्लूकोज से। और नंबर ऑफ ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। जैसे हम स्टार्च को ब्रेकअप करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, तो नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट हमें मिल जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस के बाद में कोई भी अगर हमें ना मिले, वो हाइड्रोलाइज ही ना हो, तो मतलब मोनोसेक्राइड। 2 to 10 में हाइड्रोलाइज हो जाए तो ओलिगोसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड का क्या मतलब होगा? पॉलीसेक्राइड का मतलब होगा इसमें अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट हमें मिले हाइड्रोलाइसिस के बाद में, उन्हें कहेंगे पॉलीसेक्राइड्स। एग्जाम्पल में सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, गम है, ये इसके एग्जाम्पल्स होंगे। ये था इसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मोनोसेक्राइड में एक एग्जांपल लेके चलते हैं। पहला मोनोसेक्राइड में एग्जांपल है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का ग्लूकोज को हम एल्डोहेक्सोज भी बोलते हैं। एल्डो मींस एल्डिहाइड ग्रुप होगा, हेक्सोज में 6 कार्बन एटम्स होंगे, इसके अंदर 6 कार्बन एटम वाला होगा। और ऐसे डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज होता है।
प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा राइट डायरेक्शन में। डेक्स्ट्रोज का मतलब ये होगा। इसमें मेनली, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स में जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स होंगे कौन कौन से। मोनोसेक्राइड्स के जो मेन एग्जांपल्स हैं वो होंगे कार्बोहाइड्रेट्स में, जिनके ये मोनोसेक्राइड की फॉर्म मिलता है ग्लूकोज, वो है स्टार्च है, सेलुलोज है। तो स्टार्च का जो मोनोसेक्राइड वो क्या है, ग्लूकोज। सेलुलोज का मोनोसेक्राइड क्या है, ग्लूकोज। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, प्रिपरेशन करने के लिए कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन करना आसान है। प्रिपरेशन देखो, तो एक सुक्रोज मॉलिक्यूल लेंगे। सुक्रोज मॉलिक्यूल को हम डिसॉल्व करेंगे एसिडिक मीडियम में। एसिड डालेंगे और वाटर डाल करके उसे हीट कर देंगे। जैसे ही हम सुक्रोज को हीट करेंगे तो हमें इससे दो कंपाउंड मिलेंगे, एक ग्लूकोज, दूसरा होगा फ्रक्टोज। एक ग्लूकोज तो दूसरा कौन सा होगा, फ्रक्टोज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बना सकते हैं स्टार्च से। स्टार्च C6H10O5। स्टार्च को अगर हाइड्रोलाइज करें, एसिड हाइड्रोलिसिस करें स्टार्च का, उसे हीट करें, उससे भी हमें ग्लूकोज के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। सो सुक्रोज में भी क्या होते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और स्टार्च में क्या होते हैं, n नंबर ऑफ ग्लूकोज, ओनली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऐसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज की प्रिपरेशन के आगे अब चलते हैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर होगी वो ओपन चेन स्ट्रक्चर होगी। जब भी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी हो, कैसे ड्रॉ करोगे, पहले 6 कार्बन एटम ड्रॉ करो आप, ठीक है। पहले ड्रॉ करोगे 6 कार्बन एटम्स। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले ड्रॉ करोगे 6 कार्बन एटम्स, 6 कार्बन एटम्स, 6 कार्बन एटम। नीचे लिखोगे CH2OH, ऊपर लिखोगे CHO ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप होगा CHO। एल्डो हेक्सोज है ना, हेक्स मीन 6 कार्बन एटम्स इसके अंदर। और साथ में अब इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी ना, वो चेंज होगी थर्ड कार्बन। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, सेकंड पे क्या होगा, HOH। नेक्स्ट पे चेंज हो जाएगी OH और H। नेक्स्ट पे क्या होगी, सेम रहेगी H और OH। कार्बन एटम कम कर दी क्या, 1 2 3 4 5, एक कम कर दी मैंने कार्बन, एक कार्बन बढ़ाओ इसमें। 6 की चेन होती ना, तो CH2OH। तो नेक्स्ट पे भी क्या होगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन HOH। आप क्या देख रहे हो ग्लूकोज में, ग्लूकोज में जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, 1 पे जैसी है वही सेकंड पे है, थर्ड पे चेंज होगी। तो कॉन्फ़िगरेशन थर्ड पे चेंज होगी। थर्ड कार्बन एटम पे OH इस साइड आ जाएगा और H दूसरी साइड चला जाएगा, बाकी सब सेम देखो, बाकी सब सेम है। ऐसे ड्रॉ करोगे आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ड्रॉ करनी है अपने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को। होगी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ। आगे आपको समझ में ग्लूकोज कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ग्लूकोज के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले देखो, ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर को प्रूव करते हैं। पहला पॉइंट है कि ग्लूकोज कैसा होता है, स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड होगा। ग्लूकोज होगा स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड, ठीक है। ग्लूकोज एक स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड है। वो कैसे पता लगेगा हमें, जब हम ग्लूकोज को हीट करें हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में, ऑन हीटिंग विथ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करने के बाद में हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो होगा एन हेक्सेन। इस हीट करने के बाद जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या होगा, एन हेक्सेन। स्ट्रेट चेन होगी कार्बन की, CH3, CH2, 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 ऐसे 6 कार्बन एटम्स होंगे, CH2 और CH3। ये क्या लगा, एन हेक्सेन, क्या लगा, एन हेक्सेन, ठीक है। एन हेक्सेन। ये बनने वाला जो प्रोडक्ट ना वो स्ट्रेट चेन वाला है, तो इसका मतलब क्या है, जो ग्लूकोज होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। ये इंडिकेट करेगा ग्लूकोज में कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। चलो चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट प्रूव करते हैं इसका। पहला पॉइंट हमने प्रूव कर लिया कि ग्लूकोज के साथ स्ट्रेट चेन है। अब ग्लूकोज में एक जो कार्बन एटम है, सॉरी, ग्लूकोज में ये जो वो आप देख रहे हो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी CO ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसको प्रूव करेंगे, ग्लूकोज में CO ग्रुप प्रेजेंट है। और ये कैसे कंफर्म होगा, ये दो रिएक्शन से कंफर्म होगा। अगर ये रिएक्ट कर ले जाता है किसी साथ में, NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन या हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ में रिएक्ट कर जाता है, तो ये कंफर्म करा देगा कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। रिएक्ट कैसे कराएंगे, रिएक्ट कराने का बहुत आसान सा तरीका मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से
वाटर रिमूव कर दो, ऑक्सीजन यहां से रिमूव कर दो, हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दो और दोनों को जोड़ के लिख दो, दोनों को ऐड करके लिख दो, क्या बनेगा ये एन, यहाँ पे सी कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे एन है तो एन को लिख देंगे एन, और बाद में क्या है ओ एच, ये बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, ऑक्सीजन कहलाएगा। ऐसे HCN को इसमें ऐड कर दो, HCN का भी एडिशन हम कर सकते हैं, HCN का ऐड कर दो, CO के अंदर HCN का ऐड करेंगे तो H पॉजिटिव CN नेगेटिव, ऐसे कार्बन पे पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो इस डबल बॉन्ड में HCN को ऐड कर दो। एडिशन तो आप समझते हो, जब भी हम दो एटम को जोड़ रहे होंगे तो वहां से एक बॉन्ड हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CN नेगेटिव पार्ट है जुड़ेगा पॉजिटिव पे, और जो इसका पॉजिटिव पार्ट है वो जुड़ जाएगा इसके नेगेटिव पार्ट पे, नहीं ऑक्सीजन पे, तो ये बन जाएगा साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। अब ये दोनों प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, दोनों केस में, ठीक है। सो पहला वाला देखो, NH2OH से क्या होगा, इसका NH2OH से के साथ रिएक्ट करने के बाद में इसका यहाँ से H गायब होगा, यहाँ से इसका ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा और जोड़ दो, क्या बचा CH डबल बॉन्ड NOH, या H को दूसरी साइड लगाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, बाकी नीचे जैसा लिखा हुआ वैसे लिख दो, क्या होगा CH OH कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, और लास्ट में क्या होगा CH2OH, ठीक है। ये ऑक्सीजन फॉर्म कर दिया। अब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में एडिशन रिएक्शन होगी, सिंपली ऐड हो जाएगा, H भी ऐड हो जाएगा और CN भी ऐड हो जाएगा, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में ऐड होगा इसका H पॉजिटिव आयंस H, और इसका जो CN है ये ऐड हो जाएगा कार्बन में, ऊपर हो जाएगा CN, बाकी मॉलिक्यूल वैसा ही रहने वाला है। OH कितना, ये कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स था, नीचे क्या रहेगा CH2OH, वही होगी रिएक्शन कंप्लीट। ये दोनों रिएक्शन इंडिकेट करेंगे कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इन दोनों रिएक्शन से ही एक ही इंडिकेशन मिलेगा कि इसके अंदर क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब कार्बोनिल ग्रुप से तो हमने प्रेजेंट कर लिया, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ग्लूकोज को अगर ऑक्सीडाइज करें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जब भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे तो जो एल्डिहाइड है ऑक्सीडाइज होने के बाद किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन वहीं अगर प्राइमरी अल्कोहल हो, उसे माइल्ड से ऑक्सीडाइज करें तो पहले तो कन्वर्ट होगा किसमें, एल्डिहाइड में, देन लास्ट में किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसमें माइल्ड ना यूज करके हम स्ट्रॉन्ग यूज कर ले, सो माइल्ड के साथ में इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, माइल्ड साथ में रिएक्शन हो भी सकते हैं। बाकी आप अगर इसमें स्ट्रॉन्ग यूज कर लें, यानी इसमें यूज कर ले हम स्ट्रॉन्ग रीजन यूज कर लेते हैं, HNO3 ले लेते हैं, HNO3, अगर स्ट्रॉन्ग रीजन ले लेते हैं तो ये डायरेक्ट जो है प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना, सोल्व करने के लिए पॉइंट जरूरी है, तो सोल्व करते हैं। देखो ये क्या है, CHO, और ये कौन सा रीजेंट है, किस टाइप का रीजेंट है, ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट, और ये CHO किसमें बदल देगा, COOH के अंदर, COOH के अंदर, CHOH कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और लास्ट में होगा CH2OH, ये बनेगा ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड फॉर्म हो गया, ठीक है, फॉर्म हो गया ग्लूकोनिक एसिड। सो ग्लूकोनिक एसिड की फॉर्मेशन ही ये रिप्रेजेंट करेगी इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्म होना है ये रिप्रेजेंट करेगा इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, बिकॉज एल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज होकर किसमें बदलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बना है यहाँ पे, इसका मतलब है पहला ग्रुप कौन सा होगा, एल्डिहाइड होगा, मस्ट बी एन एल्डिहाइड। तो यही प्रूव कर दिया कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड भी होते हैं। अब नेक्स्ट क्या प्रूव करने जा रहे हैं, अगर नेक्स्ट हम इसका एसिटाइलेशन करें, ठीक है, इसका हम करें क्या, एसिटाइलेशन करें, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, क्या मिलेगा हमें, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट मिलेगा, विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि इसमें अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप समझो पहले करना है एसिटाइलेशन ग्लूकोज का, उससे हमें मिलेगा क्या, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, जो कंफर्म कर देगा कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। इसके पास OH कितने हैं,
OH वाले हाइड्रोजन को एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो पहले। एसिटिक एनहाइड्राइड होगा CH3 CO O CO CH3। ये क्या लगा एसिटिक एनहाइड्राइड। सो एसिटाइलेशन करने का मतलब है ये वाला जो ग्रुप है इसे इससे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके जो चार हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन एटम्स है ना, फोर तो ये और फिफ्थ ये। इन 5 हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करा देंगे किससे, हम CH3CO से। ये ग्रुप से डिस्प्लेस करा देंगे, इनको हटाएंगे और इनके प्लेस पे CH3CO ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये कहलाता है एसिटाइलेशन। ठीक है, एसिटाइलेशन करते हैं, असाइलेशन कर देते हैं, एसिटाइलेशन कर देते हैं, करते हैं इसका जोड़ो। देखो ऊपर ग्रुप कौन सा है, CHO CHO, और इसके बाद क्या है CHOH। तो वो H हटाना है हमें, इसका जो H है ना वो हटाना है और जोड़ना क्या है इसका CH3CO ग्रुप। इसमें ऐड करना है COCH3 ग्रुप। कितने टाइम से, 4 टाइम से। लास्ट में क्या होगा CH2, ये था CH2OH CH2OH, H को हटाएंगे क्या जोड़ देंगे COCH3। सो एसिटाइलेशन हो गया। अब ये बना ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। ग्लूकोज पेंटा एसिटेट की फॉर्मेशन कर दी हमने, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट फॉर्म हो गया। तो ये ग्लूकोज पेंटाएसिटेट का फॉर्म होना ये इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट कि 5 OH में से एक OH ग्रुप कौन सा होगा, प्राइमरी होगा। प्राइमरी होगा वो कैसे इंडिकेट होगा, अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग रीजन डालें, बाकी किस तरह का रीजन डाल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रीजन डाल रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग रीजन वो कंफर्म कराएगा कि वो प्राइमरी ग्रुप है या नहीं है। और ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड, अगर HNO3 के साथ हम ऑक्सीडेशन कराएं ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड, तो पहला क्या है ये वाला जो फॉर्मूला ग्लूकोज का होगा, दूसरा वाला होगा ग्लूकोनिक एसिड का। इन दोनों को ऑक्सीडाइज करा रहे हैं हम नाइट्रिक एसिड के साथ में, HNO3 के साथ में, यील्ड अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी दो COOH ग्रुप होंगे, वो कहलाएगा सैक्रिक एसिड। ठीक है, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। इसका मतलब है कि इसके अंदर प्राइमरी OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोनिक एसिड, दोनों को ही अगर हम ऑक्सीडाइज करें, किससे ऑक्सीडाइज करें, HNO3 नाइट्रिक एसिड। किससे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड से, HNO3 की हेल्प से। HNO3 यहाँ ले लिया, यहाँ क्या ले लिया, HNO3। अब ये दोनों ही ग्रुप जो है, ये ऊपर वाला ग्रुप ये भी और ये भी, दोनों ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तथा ना डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ऊपर वाला ग्रुप COOH में, ऊपर वाला ग्रुप भी COOH में, और लास्ट वाला जो CH2OH है वो भी COH में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट वाला जो CH2OH है ये किस बदल जाएगा, COOH में। तो इसमें से ये तो पहले से COOH है, बाकी इसका जो CH2OH है वो किस बदल जाएगा, वो बदल जाएगा किसमें, COOH के अंदर। दोनों से जो बनेगा कंपाउंड वो कहलाएगा सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड। सो ये वाला ऑक्सीडाइज होने का इसका मतलब है कि इसके अंदर एक प्राइमरी अल्कोहल जरूर है, प्राइमरी OH ग्रुप जो इसके अंदर प्रेजेंट है। अब तक हम क्या प्रूव करने लगे थे, अब तक प्रूव कर रहे थे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को। लेकिन जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ना आगे चल के फेल हो जाएगी। इससे पहले ना ग्लूकोज की दो स्ट्रक्चर के बारे में सीखते हैं। एक कंपाउंड सुनो, ग्लिसरल एल्डिहाइड। ठीक है, कंपाउंड कौन सा, ग्लिसरल एल्डिहाइड। Glacial aldehyde contains one asymmetric carbon atom and exists in two enantiomeric forms as shown below। दो enantiomeric form मिलेंगे। enantiomeric form means एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा कौन सा होगा, लेवो। एक प्लस साइन से दूसरा माइनस साइन से, डेक्स्ट्रो एंड लेवो। डेक्स्ट्रो एंड लेवो दो enantiomeric forms होंगे। इन enantiomeric forms में ये तो प्लस माइनस तो समझ में आ रहा है, लेकिन आगे चल के आपको डी और एल लिखा मिलेगा। डी का क्या मतलब होगा, एल का क्या मतलब होगा। डी का मतलब समझते हैं, आइसोमर, आइसोमर ऑफ ग्लिसरल एल्डिहाइड हैज डी कॉन्फिगरेशन। डी कॉन्फिगरेशन कब होगी,
इट मीन्स OH ग्रुप लाई ऑन राइट हैंड साइड। OH ग्रुप कहाँ पे, राइट हैंड साइड में। देखो OH ग्रुप कहाँ पे है इसका, राइट हैंड साइड में। ये वाला OH देखो, ये वाला OH को कहाँ पे, राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में से OH का ग्रुप का होने का मतलब है इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डी हो जाएगी। अगर यही OH ग्रुप राइट से लेफ्ट साइड में पहुंच जाए, हम्म, ये OH ग्रुप राइट से लेफ्ट साइड में पहुंच जाए तो आप क्या कहोगे, ये ग्रुप यहां से उठकर इस साइड आ जाए, राइट से लेफ्ट में आ जाए, तो वो हो जाएगी एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वो कहलाएगी एल कॉन्फ़िगरेशन। एल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, OH ग्रुप कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो हम डिसाइड कर सकते हैं ये ग्लूकोज जो है डी है या एल है। ग्लूकोज होगा डी। वाई, क्योंकि इसका OH कहाँ पे, राइट साइड में। अगर ये लेफ्ट साइड में होता तो ये एल होता। सो डी और एल आपको समझ में आ गया कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट जो ओपन चेन स्ट्रक्चर थी जो अब तक हम पढ़ रहे थे, वो ओपन चेन स्ट्रक्चर कुछ टेस्ट को फॉलो नहीं कर पाए, वो हमें ध्यान रखना है। ग्लूकोज की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो फेल हो गई। क्यों फेल हो गई, इसने कुछ रिजल्ट्स एक्सप्लेन नहीं किए या कुछ टेस्ट इसने नहीं दिए। वो टेस्ट क्या थे, ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किप्स टेस्ट, स्किप्स टेस्ट नहीं दिया, 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं दिया, और साथ में इसने हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाया किसके साथ में, NaHSO3 के साथ में। ये सारी रिएक्शन होनी चाहिए थी इसके साथ में, लेकिन ये कोई टेस्ट इसमें 2,4 डीएनपी का टेस्ट नहीं हुआ, 2,4 डीएन टेस्ट नहीं हुआ, सिकिफ रीजन टेस्ट नहीं हुआ, और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का टेस्ट नहीं हुआ। और साथ में हम कहते हैं इसके अंदर फ्री CHO ग्रुप है, ये भी आगे चलकर फेल हो गया। इसका जो CHO ग्रुप है वो फ्री नहीं है, इसका CHO ग्रुप फ्री नहीं है। क्यों नहीं है, पेंटास्टेट ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे ना हाइड्रोक्सिल अमीन का, NH2OH, NH2OH, उसकी कोई रिएक्शन नहीं हुई किसके साथ में, पेंटा एस्टेट ऑफ ग्लूकोज के साथ में। ग्लूकोज वही पढ़ा था ना, उसमें जोड़ा था CHO, CO, CH3, कितना टाइम्स था, 4 टाइम्स, और नीचे था CH2OH, CH2OH नहीं, एच हटा के एसिटेट जोड़ दो उसमें, COCH3, COCH3। ठीक है, ये था ग्लूकोज पेंटास्टेट। अब जब उसकी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन की गई तो उससे कोई रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं हुई, नो रिएक्शन, उससे कोई रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं हुई। इसका क्या मतलब था, जब कोई रिएक्शन नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि इसके अंदर फ्री CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। उसने इंडिकेट कर दिया इसके पास फ्री CHO ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है। ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म। ग्लूकोज दो अलग अलग फॉर्म्स में, ठीक है। अब ये नहीं है ग्लूकोज की एक ही स्ट्रक्चर हो, ग्लूकोज की एक ही स्ट्रक्चर बना ले, तो ग्लूकोज की ऐसी दो स्ट्रक्चर्स मिलेंगी। एक अल्फा, मैंने ए लिख दिया है गलती से, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तैयार करने में टाइम लग गया। ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। एक तो होगी अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दूसरी होगी बीटा। अल्फा जो ग्लूकोज की फॉर्म होती है वो कब मिलती है, जब ग्लूकोज को हम 303 केल्विन पे क्रिस्टलाइज करते हैं। जब उसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे 303 केल्विन पे तो अल्फा फॉर्म मिलेगी। वही जो बीटा फॉर्म है 371 पे क्रिस्टलाइज करने के बाद मिलेगी। उसी सॉल्यूशन का उसका क्रिस्टलाइजेशन करें उसका 371 पे, तो हमें बीटा फॉर्म मिल जाएगी, अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा बनाएंगे कैसे, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, थोड़ा वो समझ लो। अल्फा बीटा बनाने के लिए ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर थी, ठीक है। ग्लूकोज स्ट्रक्चर में से यहाँ से इसका ये हाइड्रोजन उठाओ, ये हाइड्रोजन उठा करके इस वाले इसके ऑक्सीजन में जोड़ दो, और इसके ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाओ इसके कार्बन के साथ में। तो इसके जो ये जो ऑक्सीजन था उठा करके, यहाँ से ऑक्सीजन उठा कर हम बीच में ले आए, उठा के बीच में ले आए, और इस ऑक्सीजन ने, यानी इस वाले ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ में, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ में, और इसका जो हाइड्रोजन था वो कहाँ जोड़ दिया, इसके ऑक्सीजन में। जो CO था वहां से बॉन्ड हट गया, दो एटम जुड़े ना इस कार्बन से तो डबल बॉन्ड हट जाएगा। दो एटम कौन कौन से जुड़ गए, एक तो जुड़ गया इसमें हाइड्रोजन, एक जुड़ गया ऑक्सीजन, तो यहां से एक बॉन्ड हट जाएगा, तो यहां हो जाएगा OH। अब इन दो फॉर्म्स में देखो, दो फॉर्म्स में आपको एक चीज नजर आ रही होगी, कार्बन 1 पे डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, 1 से 6 तक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, बाकी सब तो सेम है, लेकिन कार्बन 1 पे डिफरेंस है। कार्बन 1 पे H यहाँ पे है, और राइट साइड में ये साइड में क्या होगा, OH। OH राइट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, HL। सेम ऐसा इसमें होगा, ऐसा नहीं होगा, इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। OH उल्टा हो जाएगा, H, OH OH की पोजीशन एक्सचेंज हो जाएंगी, ठीक है। पहले देखो OH H की पोजीशन, बाकी सब कुछ सेम है।
हम्म, ऐसे कार्बन जिन पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आए, ऐसे कार्बन को हम कहेंगे एनोमेरिक कार्बन्स। ठीक है, और ऐसे आइसोमर्स को हम बोलेंगे एनोमर्स। सो ये अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म क्या है? एनोमर्स है। दोनों दोनों कहलाएंगे एनोमर्स। ठीक है, दोनों कहलाएंगे एनोमर्स कहलाएंगे। तो मैं आपकी वो बताने की कोशिश कर रहा था कि अल्फा बीटा फॉर्म जो है वो क्या है? एनोमर्स है। हम्म, और इनमें क्या होगा? एनोमेरिक कार्बन किसे कहेंगे? एनोमेरिक कार्बन हम कहेंगे, अभी समझाया था मैंने, when two cyclic hemiacetal forms of glucose differ only in the, किसमें डिफर होंगे? इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होगा कार्बन 1 पे। तो ऐसे कार्बन को हम कहेंगे एनोमेरिक कार्बन्स, और ऐसे आइसोमर्स को हम कहेंगे एनोमर्स। दे आर कॉल्ड एनोमर्स। कौन कौन से एनोमर्स है? अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। अब उसकी ना 6 मेंबर ड्रिंक बनाएंगे, और 6 मेंबर ड्रिंक किसके एनालॉगस है? वो है पायरन के एनालॉगस। मतलब इसको देख के बनाइए, इस कंपाउंड को देख कर बनाइए 6 मेंबर ड्रिंक, पायरन को देख करके। 6 मेंबर ड्रिंक कैसे ड्रॉ करेंगे? थोड़ा आइडिया दे देता हूं मैं आपको 6 मेंबर ड्रिंक का। 6 मेंबर ड्रिंक ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ करके बताओ, ड्रॉ कर बता देता हूँ मैं। 6 मेंबर रिंग ड्रॉ करने के लिए पहले आप एक 6 मेंबर रिंग बना लो। अब इसमें एक कार्बन की बनाई है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? एक ऑक्सीजन भी होता है, एक होगा ऑक्सीजन एटम। बाकी ड्रॉ करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करो यहाँ से, एच ओ एच। यहाँ पे क्या होगा? ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड पे क्या होगा? सेम वही एच और ओ एच। थर्ड पे क्या होगा? थर्ड पे चेंज होती है कॉन्फ़िगरेशन, ओ एच और एच। फोर्थ पे सेम रहेगी, एच और ओ एच। और लास्ट में फिफ्थ कार्बन पे क्या जुड़ा होता है? फिफ्थ कार्बन चेक करो, देखो ये कार्बन 1 है, जिसपे क्या है? एच ओ एच। कार्बन 2 है, एच ओ एच। इन कार्बन थर्ड पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, ओ एच एच। फोर्थ पे एच ओ एच। लेकिन फिफ्थ कार्बन पे दो चीजें जुड़ी हुई है, एच जुड़ा हुआ है और दूसरा क्या जुड़ा हुआ है? सी एच टू ओ एच, सी एच टू ओ एच फिफ्थ पे जुड़ा हुआ है। और ये चेन में क्या है? 6 मेंबर रिंग है, वन वन टू थ्री फोर फाइव, और छठवां क्या होगा? छठवां होगा ऑक्सीजन। तो ऐसे रिंग बनी हुई है। और फिफ्थ कार्बन क्या जुड़ा हुआ है? एच और सी एच टू ओ एच। एच और सी एच टू ओ एच जोड़ देते हैं फिफ्थ कार्बन एटम पे, एच और सी एच टू ओ एच। तो ये हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ हो गया हमारे पास है सी एच टू ओ एच, और यहाँ क्या होगा? एच। तो सी एच टू ओ एच और एच। फर्स्ट कार्बन पे सेम कॉन्फ़िगरेशन। अल्फा से अगर बीटा बनाना है सब कुछ सेम रहेगा। कार्बन 1 पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कार्बन 1 पे? ये जो ग्रुप्स हैं ये इंटरकन्वर्ट हो जाएंगे, एच नीचे आ जाएगा और ओ एच कहाँ होगा? ओ एच ऊपर चला जाएगा। देखो ओ एच ऊपर चला गया, एच नीचे आ गया। तो अल्फा से क्या बना लिया हमने? बीटा फॉर्म कर लिया। अल्फा से हम बीटा बना सकते हैं, बहुत आसानी से अल्फा से बीटा बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में ग्लूकोज जैसे ही क्या होगी? 5 मेंबर रिंग होगी। तो फ्रक्टोज के जो मेन मेन पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं एक बार। मेन पॉइंट्स क्या होंगे? फ्रक्टोज इज एन इंपॉर्टेंट कीटो हेक्सोस। कीटो मींस कीटोन ग्रुप होगा, इसमें सीओ होगा। पहले एल्डो हेक्सोस था, ये क्या होगा? कीटो हेक्सोस होगा। फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा ग्लूकोज जैसे, C6H12O6। और ये डी सीरीज से बिलोंग करेगा। ग्लूकोज भी किससे बिलोंग करता है? डी सीरीज से। ठीक है, डी का मतलब क्या होगा? इनका ओ OH जो है वो कहाँ होगा? ओ OH होगा राइट हैंड साइड में। और वो था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये होगा लेव रोटेटरी। साइन चेंज आ गया, वो तो प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होगा? माइनस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो डी सीरीज का है और माइनस साइन लगाएंगे, डी माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, और किसके एनालॉगस है? इस ये जो कंपाउंड की स्ट्रक्चर है वो फ्यूरान के एनालॉगस है। फ्यूरान क्या होगा? एक ऐसी 5 मेंबर रिंग होगी जिसमें एक कार्बन एटम के साथ में क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, और दो डबल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, दो डबल बॉन्ड्स होंगे। नेक्स्ट, अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए देखो, सेम वैसे ही ड्रॉ किया गया है। कार्बन 2 है, ये कार्बन 2 को हमने यहाँ पे लिखा कार्बन 2, ये कार्बन 2 है। कार्बन 2 पे क्या है? सी एच टू ओ एच और सी एच टू ओ एच और ओ एच। कार्बन 2 पे सी एच टू ओ एच और ओ एच। कार्बन थर्ड पे हमेशा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, थर्ड पे चेंज है, ओ एच ऊपर है एच नीचे है, तो ओ एच ऊपर है एच नीचे है। फोर्थ पे क्या होगा? फोर्थ पे वो एच ऊपर ओ एच नीचे, एच ऊपर की तरफ ओ एच नीचे। और फिफ्थ कार्बन पे दो एटम, दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एच जुड़ा हुआ है और नीचे जुड़ा हुआ है सी एच टू ओ एच। तो अब इन दोनों को ही जोड़ देंगे, सी एच टू ओ एच को ऊपर रखेंगे, एच को रखेंगे नीचे। इससे कौन सी फॉर्म होगी? अल्फा, अल्फा फ्रक्टोफ्यूरेनोस। स्ट्रक्चर अल्फा से बीटा बनानी है, कैसे बनाएंगे? अगर आप चाहते हो अल्फा से बीटा बनाना, बस कॉन्फ़िगरेशन कार्बन 2 पे चेंज हो जाएगा।
उसमें हुआ था 1 पे, इसमें 2 पे चेंज हो जाएगा। जो OH है ऊपर ऊपर आ जाएगा और CH2OH है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, OH ऊपर चला गया, CH2OH नीचे आ गया, तो अल्फा से क्या बन गई, बीटा फॉर्म। ऐसे बना सकते हैं हम कौन सी, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी। नेक्स्ट, डाइसैकेराइड्स में, डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है, डाइसैकेराइड का मतलब ये है अगर उनको हाइड्रोलाइज करें तो उसे दो मोनोसैकेराइड्स मिले। तो सुक्रोज है, सुक्रोज किससे मिलके बना होगा, सुक्रोज मिल से मिलके बना होगा दो मोनोसैकेराइड से। वो मोनोसैकेराइड कौन कौन से होंगे, सुक्रोज के जो मोनोसैकेराइड्स होंगे, एक होगा ग्लूकोज, दूसरा होगा फ्रक्टोज। ग्लूकोज में कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज, और फ्रक्टोज में कौन सा, बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों को ऐड कर देना है। अल्फा की स्ट्रक्चर बनानी आ गई आपको, बीटा की स्ट्रक्चर बनानी आ गई। अब ऐड कैसे करोगे, कार्बन 1 से कार्बन 2 के बीच में एक बॉन्ड बनाएंगे, वो बॉन्ड कौन सा कहलाएगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है ये ऑक्साइड बॉन्ड लिंकेज है, मतलब ऑक्सीजन से लिंक हो रहे हैं। कैसे, यहाँ पे क्या था, HOH था, यहाँ पे क्या था, CH2OH, और यहाँ नीचे क्या था, OH था। कुछ स्ट्रक्चर आपने पहले देखी, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर्स थी। यहाँ था OH, ठीक है, यहाँ भी क्या था, OH, दोनों का OH। तो दोनों के OH में से एक का तो OH गायब कर लिया, एक का H निकाल लिया। क्या निकाल दिया बीच में से, वाटर निकाल दिया। एक का H, दूसरे का OH, यानी वाटर हमने यहाँ से एलिमिनेट कर लिया। क्या बचा बीच में, ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन से जोड़ के लिख दिया। सो दो मोनोमर्स को ऐसे हम जोड़ के लिख देंगे, किसको, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, दूसरा कौन सा है, बीटा डी फ्रक्टोज। उम्मीद है समझ में आ गया होगा हम कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो, when two monosaccharides are joined together by an oxide linkage, दो मोनोसैकेराइड्स है जैसे अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा बीटा डी फ्रक्टोज, अब दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं किसके थ्रू, बाय एन ऑक्साइड लिंकेज, ऑक्सीजन से जोड़ रहे हैं। फॉर्म ऑक्साइड लिंकेज फॉर्म बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो बीच में से क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। इस टाइप के लिंकेज को हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इस ऑक्साइड लिंकेज को कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब जो डाइसैकेराइड्स हैं, अब डाइसैकेराइड्स हैं, अब उनमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी, रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर्स कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर्स होंगे जो टॉलरेंस रीजन और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर पाए। दोबारा सुनो, रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग को मेंशन करना मैं भूल गया था, लिख लेना। वो शुगर जो टॉलरेंस रीजन और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों रीजन को रिड्यूस कर पाए वो कहलाएंगे रिड्यूसिंग शुगर्स। जो रिड्यूस ना कर पाए, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। और रिड्यूसिंग रिड्यूस क्यों कर पाते हैं, उनका जो रिडक्शन वाला एक्शन होता है वो क्यों होता है, डाइसैकेराइड केस में रिड्यूसिंग एक्शन जो होता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि उनका जो ग्रुप होता है ना, एल्डिहाइड कीटोन, वो ग्रुप अगर वो बॉन्डेड है तो नॉन रिड्यूसिंग कहलाएगा। बात सुन दोबारा से, रिड्यूसिंग ग्रुप, रिड्यूसिंग जो है करेक्टर कार्बोहाइड्रेट्स का, तो रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग कब होगा, अगर वो रिड्यूस कर पाए तो रिड्यूसिंग किसको, टॉलरेंस रीजन को, और फेलिंग सॉल्यूशन को। रिड्यूस ना कर पाए तो नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूस कब कर पाएगा, रिड्यूस कब तब कर पाएगा जब उनका CH ग्रुप क्या होगा, या एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई सा ग्रुप फ्री होगा। ठीक है, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग। और नॉन रिड्यूसिंग कब होगा, व्हेन एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप्स आर बॉन्डेड, अगर वो बॉन्डेड है, फ्री नहीं है, बॉन्डेड है, दीज आर कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग, तो वो कहलाएंगे नॉन रिड्यूसिंग। शुगर है, शुगर कैसा है, सॉरी सुक्रोज है, सुक्रोज कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो शुगर जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप फ्री हो तो वो कहलाएंगे रिड्यूसिंग शुगर, तो उनको हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल के लिए मेल्टोज है, लैक्टोज है, कैसे है, रिड्यूसिंग शुगर्स है। ये रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि इनका जो एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है वो क्या है, फ्री है। रिड्यूसिंग कौन सा होगा, जिसका एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप फ्री होगा वो रिड्यूसिंग होगा, जिसका एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप फ्री नहीं होगा वो रिड्यूसिंग नहीं होगा। ऐसे हम पहचानेंगे देख करके कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग नहीं है। नेक्स्ट, इसमें भी ये भी एक अच्छा पॉइंट बन जाता है सीबीएसई के लिए, सीबीएसई एग्जाम के लिए। इनवर्ट शुगर क्या होते हैं, इनवर्ट शुगर क्या होता है, इनवर्ट शुगर में सबसे पहले सुनेंगे, जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं, सुक्रोज हाइड्रोलाइज होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में।
सुक्रोज कैसा होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लेकिन ग्लूकोज फ्रक्टोज में से ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो, और जो फ्रक्टोज होता है वो होता है लेबोरेटरी। और लेवो की अमाउंट ज्यादा होती है डेक्स्ट्रो से, इस वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? लेबोरेटरी बनेगा। हाइड्रोलाइज करने के बाद सुक्रोज जो है, सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन। रोटेशन साइन चेंज आएगा कि ये ग्लूकोज के सुक्रोज कैसा है? डेक्स्ट्रोरेटरी। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेवो में। और इस टाइप का जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे कहेंगे इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर, ठीक है। इनवर्ट शुगर क्या होगी? दोबारा सुनो ध्यान से। C12H22O11, ठीक है। क्या हो गया? सुक्रोज हो गया। सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करो, वाटर डालो, एच पॉजिटिव करो, ऐसे डालो, हाइड्रोलाइज करो। सुक्रोज किसमें हाइड्रोलाइज है? ग्लूकोज में। C6H12O6 ग्लूकोज में, प्लस फ्रक्टोज में C6H12O6 फ्रक्टोज में। सुक्रोज हाइड्रोलाइज हो गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सुक्रोज कैसा होता है? सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रो, ठीक है, प्लस साइन वाला डेक्स्ट्रो। और ग्लूकोज कैसा होगा? प्लस साइन वाला। आपका ये फ्रक्टोज कैसा होगा? माइनस साइन वाला। सो साइन में ये पॉजिटिव वैल्यू बहुत कम होती है, नेगेटिव ज्यादा होती है, इस वजह से अल्टीमेटली प्रोडक्ट कैसा है? लिवो है, मीन्स माइनस साइन वाला है। सो डेक्स्ट्रो से साइन किस में चेंज हुआ? लिवो में। डेक्स्ट्रो से किस में चेंज हुआ? लिवो में। और लिवो वाला जो प्रोडक्ट है ये कहलाएगा इनवर्ट शुगर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन साइन। साइन में चेंज आएगा किसके में? रोटेशन में। डेक्स्ट्रो से लिवो में। और इसका जो प्रोडक्ट है वो कहलाएगा इनवर्ट शुगर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। इनवर्ट शुगर क्या होता है सबको पता लग गया होगा। नेक्स्ट मैल्टोस। मैल्टोस ना, एक इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो सीबीएसई बोर्ड में स्ट्रक्चर तो बहुत कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं। उसे तो पूछ ले ना भी पूछे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी सीख लेना। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी जो थ्योरी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैल्टोस जो होगा, नेक्स्ट है मैल्टोस। मैल्टोस बना होगा किसी से? अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज। दो अल्फा डी ग्लूकोज को आपस में जोड़ देंगे, उससे क्या बन जाएगा? मैल्टोस फॉर्म हो जाएगा। मैं जोड़ के बताता हूँ आपको, एक वो सर एक भी नहीं जोड़ के बता रहे, आप जोड़ के बता देता हूँ। सबसे पहले अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ। कैसे बनाते हैं? यहाँ एच, नीचे ओ एच, कौन फिर सेकंड कार्बन पे सेम वैसे ही। थर्ड पे चेंज करते हैं हम, ओ एच ऊपर, एच नीचे। नेक्स्ट फोर्थ पे एच, ओ एच। और फिफ्थ पे क्या होता है? फिफ्थ पे होता है CH2OH, और यहाँ पे होता है एच। तो ये एक अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, अल्फा हो गया। बीटा बनाना होता है, OH को ऊपर ले आते हैं, एच को नीचे ले आते हैं। अब एक दूसरा मॉलिक्यूल और ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एक दूसरा मॉलिक्यूल और ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे एच है, यहाँ ओ एच, यहाँ एच, ओ एच। थर्ड पे चेंज होगा, ओ एच, एच। यहाँ क्या होगा? एच, ओ एच। और यहाँ क्या होगा? CH2OH, और यहाँ पे क्या होगा? एच। तो इसका कार्बन फोर्थ, 1 2 3 4, इसका कार्बन वन, वन और फोर में। अब इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो जाएगा, कैसे? वाटर के लॉस से ऑक्सीजन बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ से एच, यहाँ से ओ एच, ये दोनों। यहाँ से वाटर निकल जाएगा। और वाटर निकलने के बाद जैसे जो स्ट्रक्चर आएगी वो कुछ ऐसे दिखेगी आपको। वाटर लॉस होने के बाद बीच में ऑक्सीजन बचेगा, दोनों को लिंक कर देंगे। ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। आज समझ में, उम्मीद समझ में आ गया होगा। मेल्टोस के बारे में। अब मेल्टोस के कुछ पॉइंट देखो। सो मेल्टोस में कुछ पॉइंट नोट करने वाला, ऐसे तो कुछ पॉइंट है नहीं। मेल्टोस में मेनली इट इज कंपोज ऑफ टू डी ग्लूकोज यूनिट। तो किसी जन लिंक होंगे, C1 लिंक होगा C4 से, कार्बन वन लिंक होगा। और कौन सा लिंकेज होगा? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है। देखो ये CH ग्रुप कैसा है? फ्री है। ये ग्रुप कैसा है? फ्री है। और फ्री एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से ये कैसा है? रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या लगा? रिड्यूसिंग शुगर। फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से ही इसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। मेल्टोस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मिल्क शुगर। कौन सा? मिल्क शुगर, लैक्टोस। मिल्क शुगर, लैक्टोस। सो लैक्टोस को मिल्क शुगर भी बोलते हैं, मिल्क के अंदर पाया जाता है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। अब की बात में बीटा डी
ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों को लिंक कर देना, बीटा डी ग्लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों को लिंक कर देना। कैसे लिंक करेंगे? लिंक करने वाला मेथड पहले जैसे ही होगा, कार्बन 1 से कार्बन 4 को लिंक कर देंगे। ग्लैक्टोज की स्ट्रक्चर याद रखनी है, बीटा डी ग्लूकोज को तो याद है ही आपको, ग्लैक्टोज की स्ट्रक्चर आपने याद रखनी है। सब कुछ सेम होगा, जैसा बीटा डी ग्लूकोज में होता है वैसे ही इसके अंदर होगा, सब कुछ सेम। ओ एच एच, तो यहाँ पे क्या होगा? ओ एच और एच, नेक्स्ट एच ओ एच एच ओ एच, नेक्स्ट ओ एच एच ओ एच एच। लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा कार्बन 4 पे, यहाँ पे क्या है? एच ओ एच है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? ओ एच और एच। बस कार्बन 4 का याद रखना है, तो ग्लैक्टोज की स्ट्रक्चर आपको याद हो गई। और यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH था, दोनों OH में से एक का OH H निकाला, दूसरे का OH निकाला और वाटर निकाल कर जोड़ करके लिख दिया। तो कार्बन 1 जो है कार्बन 4 से लिंक हो गया। ऐसे कार्बन 1 से कार्बन 4 को लिंक किया है और बॉन्ड बनने के बाद में ये आपका लैक्टोज तैयार है। लैक्टोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लेना, अगर ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अलग से समझा दूंगा आपको। नेक्स्ट समझेंगे स्टार्च को। स्टार्च इंपॉर्टेंट है और स्टार्च के थियोरेटिकल पॉइंट्स है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्च, सबसे पहली बात तो स्टार्च मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है किसका? प्लांट्स का। प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है और इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। ये किसका पॉलीमर है? अल्फा ग्लूकोज का। पॉलीमर मतलब बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज इसमें जुड़े होंगे। इसमें जो मेन दो टाइप की ब्रांचेस, दो टाइप की चेन देखने को मिलेंगी, एक एमलोस, एक एम्लोपेक्टिन। ठीक है, एमलोस और एम्लोपेक्टिन। वाई साइलेंट रहेगा इसमें वर्ड, कभी कहने लगो सर वाई क्या है। ठीक है, एक एमलोस और दूसरा क्या होगा? एम्लोपेक्टिन। एमलोस एंड एम्लोपेक्टिन। ठीक है, दो कंपोनेंट्स होंगे एमलोस एम्लोपेक्टिन। एमलोस के बारे में क्या पढ़ोगे? एमलोस वाटर सोल्यूबल है। अब इन दोनों के डिफरेंस के पॉइंट जो अच्छे से याद कर रखने हैं समझे, डिफरेंस पॉइंट अच्छे से याद कर रखना। एमलोस क्या है? एमलोस है वाटर सोल्यूबल होगा और लगभग 15 से 20% स्टार्च जो है एमलोस से बना होगा। एमलोज एक अनब्रांच चेन होगी, अनब्रांच, ब्रांचिंग नहीं होगी। लगभग 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इसके अंदर जुड़े होंगे कार्बन 1 से कार्बन 4 लिंकेज के थ्रू। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होगा? कार्बन 1 से कार्बन 4 पे। एम्लोपेक्टिन में क्या होगा? एम्लोपेक्टिन में इसके इनवर्स, वो कितना था? लगभग स्टार्च का 15 से 20वां हिस्सा जो है वो किससे बना होगा? एमलोज से बना होगा। और उसका जितना बच गया यानी 80 टू 85 जो है वो स्टार्च किससे बना होगा? एम्लोपेक्टिन से बना होगा। एमलोज जो था वो वाटर सोलेबल था, लेकिन ये कैसा होगा? वाटर इनसोलेबल होगा। हम्म, वो अनब्रांच था, ये कैसा होगा? ब्रांच होगा, हाईली ब्रांच होगा। और जो अनब्रांच चेन है वो कार्बन 1 से कार्बन 4 लिंक होगी और जो ब्रांचिंग होगी वो कैसे लिंक होगी? कार्बन 1 से कार्बन 6 पे लिंक होगी। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होगा? कार्बन 1 से कार्बन 6 पे। नेक्स्ट देखो कैसे, ये अनब्रांच चेन है, सीधी चेन है। एक अल्फा डी ग्लूकोज बनाया, ठीक है, एक अल्फा डी ग्लूकोज बनाया, अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पे क्या था? एच ओ एच, यहाँ क्या था? एच ओ एच, दोनों के बीच में से वाटर निकाल दिया, जोड़ दिया। ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल में से एच ओ एच, दोनों में से वाटर निकाला, जोड़ के जोड़ दिया। ऐसे आगे होगा कि लंबी चेन होगी, है ना, पूरी लेंदी चेन होगी ऐसे। इसे हम कहेंगे एमलोस। ये अनब्रांच है। ब्रांचिंग जैसे होगी, अब इसमें कार्बन 1 जो है कार्बन 4 से जुड़ रहा है। अब ब्रांचिंग अगर शो करनी है यानी एम्लोपेक्टिन अगर आपने बनाना है, एम्लोपेक्टिन बनाने के लिए क्या करोगे आप? पहले आप ये चेन बनाओगे सीधे, 3 मॉलिक्यूल जोड़ लो, ऐसे 3 सीधी चेन बना लो। और उसमें ऊपर क्या होता था? CH2OH। और ऊपर भी एक ऐसी चेन बनाओ। ऊपर वाले का कार्बन 1, यहाँ पे क्या था? HOH था, यहाँ पे क्या था? CH2OH। तो इसका OH और इसके OH में से वाटर निकाल देंगे, कार्बन 1 से कार्बन 6 को जोड़ देंगे। तो ये होगी इसकी ब्रांच। ब्रांच में कौन सी ऐड ऐड होगा? कार्बन 1 से कार्बन 6 ऐड होगा, लिंक होगा। कौन सा लिंकेज? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। तो ये स्ट्रक्चर किसकी थी? आपने स्टार्च पढ़ लिया। नेक्स्ट देखेंगे सेलुलोज। सेलुलोज क्या है बताओ?
बीच में सेलुलोज रह गया, ग्लाइकोजन पे पहुंच गया, अच्छा सेलुलोज रह गया था। सेलुलोज देखो, सेलुलोज देखो, इट इज ए कंस्टेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो प्लांट सेल वॉल किससे बनी होगी? सेलुलोज से बनी होगी। सेलुलोज इज ए पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स हैं। तो मोनोसेक्राइड कौन से होंगे इसके अंदर? मोनोसेक्राइड्स होंगे इसके अंदर बीटा डी ग्लूकोज के, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। और कार्बन वन फोर से, कार्बन वन फोर से, कार्बन वन फोर से ऐसे जुड़े होंगे। यहाँ देखो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या चेंज नजर आ रहा है? यहाँ पे होता था, यहाँ पे होता था बीटा में ओ एच ऊपर एच नीचे, एच ऊपर ओ एच नीचे, ओ एच ऊपर एच नीचे। बस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम इन्होंने बस एक काम कर दिया है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम जो यहाँ पे एच लगा होता था वो एच नहीं लगाया, एच रब कर दिया, बाकी सब कुछ स्ट्रक्चर वही है। हम्म, ठीक है। ऊपर ओ एच नीचे एच, ऊपर एच नीचे ओ एच, लेकिन एच हटा दिया यहाँ से। ठीक है, एच को हटा दिया यहाँ से, इसका ध्यान रखना। यहाँ ओ एच, यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ ओ एच, यहाँ ओ एच, यहाँ पे एच, और यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ एच। ओ एच का नीचे वाला जो था, नीचे बॉन्ड बनाएगा तो वहां से वाटर निकल जाएगा और यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। ऐसे ही इसमें ऊपर ओ एच है, यहाँ पे क्या था? इसका ओ एच था। तो दोनों ओ एच में से एक ओ एच गया, एक से एच गया और बीच में बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन से। ऐसे ही बॉन्ड बन जाएगा। तो इसमें कार्बन वन कार्बन फोर से लिंक होगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आए जरूरी नहीं है आपको, बोर्ड एग्जाम में स्ट्रक्चर्स ना के बराबर पूछते हैं, ना के बराबर। बाकी ये थ्योरी पढ़ लेना कि किसको कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या फॉर्म करेगा, ये जरूर याद रखना। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट वो ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन एक रिजर्व फूड की तरह वर्क करता है। जब हम भूखे होते हैं तब उसकी तरह वर्क करता है। कैसे वर्क करता है रिजर्व फूड की तरह, वो समझाएंगे। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च है। एनिमल्स के अंदर स्टोर होने वाला फूड है। ये कार्बोहाइड्रेट है जो स्टोर हो जाएगा एनिमल बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, और ये इसकी जो स्ट्रक्चर होगी अमाइलोपेक्टिन जैसी होगी। लेकिन एम्लोपेक्टिन में क्या होता है? एम्लोपेक्टिन में कम ब्रांचिंग होती है, इसमें और ज्यादा ब्रांचिंग होगी, हाईली ब्रांच होगा। एम्लोपेक्टिन जैसे ही होगा। और ये कहाँ कहाँ पे स्टोर होता है? लिवर के अंदर, मसल्स के अंदर, ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाता है। जब बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत होती है तो एंजाइम्स इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देते हैं। एंजाइम्स क्या करेंगे? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देंगे और हमें ग्लूकोज मिल जाएगा, यानी एनर्जी हमें मिल जाएगी। ये थे कार्बोहाइड्रेट्स। उम्मीद है समझ में आए हो कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट प्रोटीन्स। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन्स को। सो प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स पॉलीमर्स होंगे अल्फा अमीनो एसिड्स के। प्रोटीन्स क्या होंगे? पॉलीमर्स होंगे अल्फा अमीनो एसिड्स के। तो इसमें दोनों ग्रुप होंगे, एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड भी और अमीनो एंड एनएच2 ग्रुप भी। अल्फा पोर्शन कौन सी होती है? ये फंक्शनल ग्रुप है। उससे अगला कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा। नेक्स्ट बीटा, नेक्स्ट गामा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से जस्ट नेक्स्ट अल्फा कहलाएगा। तो अगले पे क्या जुड़ा हुआ? एनएच2। तो अमीनो कौन सा हो गया? अमीनो ग्रुप कौन सा हो गया? ये अमीनो ग्रुप कहलाएगा अल्फा अमीनो। ठीक है, और अमीनो एसिड जो है एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। डिपेंड किस पे करेंगे? जो एसिडिक पार्ट है वो कौन सा है इसका? एसिडिक पार्ट है इसका ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कौन सा? एसिडिक पार्ट है। ये वाला पार्ट इसका एसिडिक पार्ट होगा। और जो NH2 ग्रुप वाला पार्ट है ये इसका बेसिक पार्ट होगा। ठीक है, किसी में न्यूट्रल, अगर कोई न्यूट्रल है तो न्यूट्रल होने का मतलब क्या होगा? उसमें एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट इक्वल है। किसी में एसिडिक पार्ट, नंबर ऑफ COH ग्रुप ज्यादा है NH2 ग्रुप से, तो इसका मतलब है वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। और बेसिक कब होगा? अगर NH2 ग्रुप ज्यादा हो COH ग्रुप से तो वो कैसे कैसे वर्क करेगा? बेसिक की तरह वर्क करेगा। ठीक है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मिल सकते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। और प्रोटीन्स क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं अल्फा अमीनो एसिड के। यानी बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड जुड़े होंगे और उससे जो बन रहा होगा, उससे जो फॉर्म हो रहा होगा वो कहलाएगा अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स मेनली कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, हाई हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होता है और एक सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। सॉल्ट की तरह कैसे बिहेव करेंगे? जैसे ये है अल्फा अमीनो एसिड्स,
तो इसमें ये एसिडिक पार्ट है, ये बेसिक पार्ट है। एसिडिक पार्ट अपना H आयन देगा, बेसिक पार्ट उस H आयन को ले लेगा। हम्म बेसिक पार्ट क्या करेगा, उस H आयन को ले लेगा वहां से। इसने H लॉस किया, इसने H गेन कर लिया। यहाँ से H लॉस हो गया, इसने गेन कर लिया। तो ये आप देख रहे हो, ये एम्फोटेरिक की तरह वर्क करेगा, एसिड और बेसिक दोनों तरह वर्क बिहेव करेगा। ठीक है। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर ड्रॉ होगी, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ज्यूटराइन स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड ज्यूटराइन स्ट्रक्चर। ज्यूटराइन स्ट्रक्चर, और ज्यूटराइन स्ट्रक्चर डाइपोलर स्ट्रक्चर होगी, दो पोल्स डेवलप हो जाएंगे, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। डाइपोलर स्ट्रक्चर होगी, इसमें दोनों चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी। तो कैसा होगा, एम्फोटेरिक नेचर होगा। एम्फोटेरिक नेचर क्यों होगा, क्योंकि दोनों से रिएक्ट कर सकता है, ये एसिड से भी और बेस से, दोनों से रिएक्ट कर सकता है, इस वजह से कैसा होगा, एम्फोटेरिक इन नेचर होगा। आज में नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड, दो अमीनो एसिड को लिंक करने वाला जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड ही कहलाएगा। सिंपल ऐसे याद रख लो, दो अमीनो एसिड को लिंक करने के लिए, एक अमीनो एसिड से दूसरा अमीनो एसिड लिंक करेंगे तो कैसे, किसकी हेल्प से लिंक करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से। पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है, इन प्रोटीन्स अल्फा अमीनो एसिड्स आर connected to each other by peptide bond या peptide linkage. Chemically, peptide linkage is an amino amide bond. अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, CONS, ये क्या कहलाएगा, अमाइड। अमाइड के बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। दोनों में से पेप्टाइड लिंकेज कैसे होगा, अब ये जो लिंकेज होगा ये दो ग्रुप के बीच में होगा, COH और NH2 के बीच में। COH और NH2 के बीच में कैसे होगा, देखो ये पहला वाला जो अमीनो एसिड है दूसरे अमीनो एसिड से कैसे लिंक होगा, इस एक का तो यहाँ से हाइड्रोजन गायब होगा, दूसरे का यहाँ से OH गायब हो जाएगा। एक से हाइड्रोजन, दूसरे से OH, यहाँ से OH, यहाँ से H, एक H, ठीक है, वाटर निकल जाएगा और जोड़ के लिख देंगे। इस टाइप के लिंकेज को हम कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज। कैसे डिफाइन करोगे पेप्टाइड लिंकेज को, दो अमीनो एसिड्स को लिंक करने वाला लिंकेज जो है वो पेप्टाइड लिंकेज कहलाएगा। और किससे लिंक होगा, बाय बाय द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड बॉन्ड, अमाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी इसमें। ठीक है, अमाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ग्लाइसिन को छोड़ करके सभी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये पॉइंट याद रखना। ग्लाइसिन को छोड़ करके, अमीनो एसिड्स में ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी सब क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ग्लाइसिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बाकी सब क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और स्ट्रक्चर में इसमें दोनों ही फॉर्म मिलेंगे, डीबी और एलबी। डी कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगी, एलबी मेनली, एल कॉन्फ़िगरेशन वाले ज्यादातर मिलेंगे इसमें। एल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होगा, NH2 ग्रुप कहां पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा, लेफ्ट साइड में NH2 ग्रुप होगा। नेक्स्ट प्रोटीन्स के टाइप्स। प्रोटीन्स दो टाइप के होंगे, फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। शेप के बेस पे, शेप कैसी होगी, फाइब्रस प्रोटीन्स का मतलब क्या होगा, फाइबर जैसी शेप। फाइब्रस प्रोटीन्स का मतलब क्या होगा, फाइबर जैसी शेप आए। फाइब्रस प्रोटीन्स मीन्स जब पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड मीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे बनती है, जब अमीनो एसिड्स लिंक होंगे, अमीनो एसिड के लिंक होने से जो चेन बनेगी वो उसे कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। और वही पॉलीपेप्टाइड चेन अगर पैरेलल रन करे और उनके बीच में कैसे बॉन्डिंग हो, हाइड्रोजन या डाइसल्फाइड बॉन्ड हो, तो इस टाइप के हम प्रोटीन को कहेंगे फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर उसमें जनरेट होगी। फाइबर प्रोटीन जो है जनरली इंसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। एग्जांपल कौन कौन से होंगे, एग्जांपल में क्रेटिन देखें, क्रेटिन प्रेजेंट होता है हेयर्स के अंदर, वुल के अंदर और मायोसिन के अंदर। मायोसिन प्रेजेंट होगा, सॉरी, क्रेटिन प्रेजेंट होगा हेयर्स में, वुल्स में, और आपके मायोसिन जो है, मायोसिन प्रेजेंट होगा कहाँ, मायोसिन प्रेजेंट होगा मसल्स के अंदर। ठीक है, मायोसिन प्रेजेंट होगा मसल्स के अंदर। ग्लोबुलर प्रोटीन जो है ग्लोब्यूल जैसे स्ट्रक्चर, यानी एक हेलिक्स जैसी स्ट्रक्चर, स्फेरिकल कॉइल जैसी स्ट्रक्चर अज्यूम कर लेते हैं। दिस रिजल्ट्स व्हेन चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव ए स्फेरिकल शेप। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो क्या होगी, कॉइल होती चली जाएगी, कॉइल होती चली जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल होती चली जाएगी। ऐसे कॉइल होती चली जाएगी, कॉइल स्फेरिकल शेप देगा, इस टाइप से स्फेरिकल शेप देगा, तो उसे कहेंगे हम ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, कैसे होंगे ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये कैसे थे, सॉल्युबल थे, ये कैसे होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। इंसुलिन है, एल्बुमिन है, इसके एग्जांपल्स होंगे फाइब्रस प्रोटीन्स एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अमीनो एसिड से दो टाइप में भूल गया इसमें ऐड करना,
फिर समझा होगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, सब कुछ ऐड करने में कुछ रह गया, थोड़ा सा पार्ट रह गया इसमें अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड मैं बता देता हूँ, अपनी बुक से चेक कर लेना। अमीनो एसिड दो टाइप के अमीनो एसिड्स होंगे, एक असेंशियल अमीनो एसिड, दूसरे नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स, जिन्हें हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेगी, जिन्हें हमारी बॉडी खुद से बना लेगी, वो कहलाएंगे नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड 10 होंगे, टेबल चेक कर लेना अपनी एनसीईआरटी बुक से। और जो असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, वो कौन से होंगे? असेंशियल अमीनो एसिड्स वो होंगे जिन्हें हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी और उनको हमें डाइट में बाहर से लेने की जरूरत पड़ेगी, उन्हें हम कहेंगे असेंशियल अमीनो एसिड्स। तो दो टाइप के अमीनो एसिड्स, असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड कितने कितने होंगे? 10 होंगे। 10 असेंशियल, 10 नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में, प्रोटीन की स्ट्रक्चर में एक पहली स्ट्रक्चर होगी प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? एक ये जो देख रही हो, डॉट डॉट देख रही हो, है ना, ये कोलवन स्फेरिकल शेप देख रही हो, ये है क्या? स्फेरिकल शेप है, ये है क्या? ये है, ये सब है क्या? ये सब होंगे पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब पॉलीपेप्टाइड चेन्स को अगर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में ऐड कनेक्ट किया जाए तो उससे प्राइमरी स्ट्रक्चर जनरेट होती है, स्पेसिफिक सीक्वेंस में। प्रोटीन्स में हैव, प्रोटीन के पास एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है। उन पॉलीपेप्टाइड चेन को लिंक करेंगे हम, और लिंक किस में करेंगे? एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, उससे जो जनरेट होगी वो कहलाएगी प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर हम सीक्वेंस चेंज करते हैं, सीक्वेंस चेंज करते हैं, सीक्वेंस चेंज करने का मतलब प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा, प्रोटीन बदल जाएगा, प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी बदल जाएगी। समझ में आया? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में पॉलीपेप्टाइड चेन, आपको पता है प्रोटीन के पास एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है, सॉरी पॉलीपेप्टाइड्स हो सकते हैं। जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो कनेक्ट कैसे होंगे, लिंक कैसे होंगे? एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज होंगी। और अगर इनकी सीक्वेंस अगर हम चेंज करते हैं तो प्रोटीन भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। ये कहलाएगी प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो जनरेट होगी वो होगी प्राइमरी से ही, लेकिन उसकी फोल्डिंग से। ठीक है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगी प्राइमरी की फोल्डिंग से, और प्राइमरी की फोल्डिंग एक रेगुलर फोल्डिंग होगी। ठीक है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो जनरेट होगी, दी स्ट्रक्चर अराइज ड्यू टू द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन ऑफ पेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण क्या हो? रेगुलर फोल्डिंग होगी। और रेगुलर फोल्डिंग दो टाइप की हो सकती है। ठीक है, अब इसमें दो टाइप की स्ट्रक्चर जनरेट होगी, एक तो अल्फा हेलेक्स, एक बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। एक होगी अल्फा हेलेक्स, अल्फा हेलेक्स। ठीक है, हेलेक्स कैसी बनेगी? अल्फा हेलेक्स में हेलेक्स स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? सो हेलेक्स मतलब कॉइल जैसी, ऐसे कुछ ऐसे, इस टाइप से अल्फा हेलेक्स। ठीक है, अल्फा हेलेक्स। और दूसरी कौन सी होगी? बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। सीट जैसी नजर आएगी, सीट जैसी दिखाई दे रही है, सीट जैसी नजर आएगी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे जनरेट होती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है प्राइमरी से ही, लेकिन प्राइमरी की रेगुलर फोल्डिंग से बनती है, फोल्डिंग करने से। हम्म एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जोड़ने से क्या उनसे स्ट्रक्चर बनेगी? प्राइमरी। और बनानी है सेकेंडरी, सेकेंडरी कैसे बनेगी? सेकेंडरी प्राइमरी से ही बनेगी, लेकिन रेगुलर फोल्डिंग से बनेगी। रेगुलर फोल्डिंग दो टाइप की हो सकती है, एक सीट जैसी हो सकती है, एक हेलेक्स जैसी हो सकती है। तो इससे दूसरे दो नए स्ट्रक्चर जनरेट होंगे सेकेंडरी। इसके बाद देखेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी में, टर्सरी में क्या होगा? जो टर्सरी स्ट्रक्चर होगी प्रोटीन्स की, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन की ओवरऑल फोल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी की फर्दर फोल्डिंग कर देंगे तो टर्सरी जनरेट हो जाएगी। दैट इज फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फर्दर फोल्ड कर दे तो टर्सरी जनरेट हो जाएगी। और उसे दो टाइप की स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे मेनली। दो टाइप की कौन कौन सी? ग्लोबुलर और फाइब्रस, जो हमने पढ़े थे ना, ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन्स, वो किससे बनेंगे? सेकेंडरी से। सेकेंडरी अगर फर्दर फोल्ड हो जाए, सेकेंडरी की फर्दर फोल्डिंग से टर्सरी स्ट्रक्चर जनरेट होगी। ठीक है, सेकेंडरी की फर्दर फोल्डिंग से टर्सरी स्ट्रक्चर जनरेट होगी। नेक्स्ट क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? देखो, कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, जैसे ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक मेन चेन होगी पॉलीपेप्टाइड की। अब इसमें सब यूनिट निकली हो, इसमें से भी एक यूनिट और निकल रही हो, ऐसे एक दूसरी चेन है उसमें भी सब यूनिट निकल रही हो। हम्म, एक तो मेन पॉलीपेप्टाइड चेन होगी,
और उससे भी सब यूनिट्स निकल रही हो, तो इनकी जो स्पेस के अंदर जो फोल्डिंग है, जो स्पेस के अंदर फोल्डिंग है, वो कहलाएगी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। सब यूनिट से जनरेट होगी। ठीक है, ये जनरेट होगी सब यूनिट से। पोली मेन पोल पेप्टाइड तो होंगी होंगी, साथ में क्या निकले होंगे, सब यूनिट्स निकले होंगे। Some of the proteins, are composed of two or more polypeptide chains. Chains referred as subunits. दो या दो से तक पोलीपेप्टाइड चेन्स होंगी। अब जो ज्यादा पोलीपेप्टाइड चेन्स बन रही हैं, है ना, ग्रेटर पोलीपेप्टाइड चेन्स, वो क्यों, उन्हें क्या कहेंगे, हम सब यूनिट्स कहेंगे। इन्हीं सब यूनिट का जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है इन सब यूनिट्स का, ठीक है, और उसी को हम कहेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। वही कह रहे हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो सब यूनिट्स, एक तो मेन तो है ही है, दो टाइप दिखाई दे रही है ना, एक तो मेन तो है ही है, उसमें से सब यूनिट निकली हुई है। ये देखो, ये कलर अलग है, ये कलर अलग से दिखा रखा है, इसका मतलब क्या है, सब यूनिट है। तो इसे हम कहेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। टर्सरी पढ़ ली, प्राइमरी पढ़ ली, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ लिए, और दो टाइप के अमीनो एसिड्स पढ़ लिए, असेंशियल और नॉन असेंशियल। असेंशियल कौन से होंगे, जिन्हें बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी, जिनको हम डाइट में लेंगे। और नॉन असेंशियल कौन से होंगे, जिन्हें हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेगी, जिन्हें हमारी बॉडी खुद बना लेगी। अब नेक्स्ट हम सुनो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब हमने स्ट्रक्चर्स देखी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर्स, 3D स्ट्रक्चर्स भी देखी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर्स में अगर हम उस जो नेटिव प्रोटीन होता है, जो नेचुरल प्रोटीन जो होता है, वो हमेशा बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। नेटिव प्रोटीन बायोलॉजिकली एक्टिव होगा, मीन्स उससे, जैसे कि आप देखते हो, एग, एग से एक जीव का जन्म हो सकता है, एग से एक जीव का जन्म हो सकता है, वो बायोलॉजिकली एक्टिव है। लेकिन उसी एग को अगर बॉईल कर दिया जाए तो क्या होगा, वो प्रोटीन से क्या कोई जीव का जन्म होगा, नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव हो गया। ऐसा क्यों होता है, वो होता है डीनेचुरेशन की वजह से, उसकी नेचर जो है चेंज हो जाएगी। पहले जो इनिशियली जो नेटिव फॉर्म में जो प्रोटीन मिलेगा, उसके अंदर 3D स्ट्रक्चर होती है। कहने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर क्वाटरनरी भी होगी, टर्सरी भी होगी, सेकेंडरी भी होगी, और प्राइमरी भी होगी। जैसे हम हीट करेंगे या किसी केमिकल चेंज में लेके आएंगे, केमिकल चेंज लाइक चेंज इन पीएच, पीएच में चेंज कर दें, तो पीएच में चेंज करने से क्या होगा, जो ग्लोब्यूल्स है, जो हेलिक्स स्ट्रक्चर्स थी, हेलिक्स अनकॉइल होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो ग्लोब्यूल्स ग्लोब्यूल्स हैं, वो अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, हेलिक्स अनकॉइल होना स्टार्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा, जो क्वाटरनरी है, टर्सरी है, वो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने लगेगी, सेकेंडरी क्या होने लगेगी, डिस्ट्रॉय होने लगेगी, केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर बचेगी। इस केस में उस प्रोटीन को हम कहेंगे डीनेचर्ड प्रोटीन। उसका क्या हो गया, डीनेचुरेशन हो गया। ठीक है, तो ये कहलाएगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो ड्यू टू टेम्परेचर और pH चेंज, secondary tertiary structures are destroyed but primary structure remain intact. Such process is called denaturation of proteins. हम्म? उसे हम कहेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या है, डिटेल में समझने के लिए पूरा आप ये पढ़ सकते हो। तो प्रोटीन्स जो नेचर में पाए जाते हैं, उन्हें जो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, वो बायोलॉजिकली एक्टिव होंगे, और क्योंकि तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलेगी आपको, बायोलॉजिकली एक्टिव होंगे और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलेगी आपको। उन्हें हम कहेंगे नेटिव प्रोटीन्स। लेकिन जब उन्हीं प्रोटीन्स को क्या करें, वही नेटिव प्रोटीन्स को अगर हम फिजिकल चेंज करवाएं, लाइक चेंज इन टेम्परेचर, या फिर हम केमिकल चेंज करवाएं, लाइक चेंज इन पीएच, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। उससे क्या होगा, जो ग्लोब्यूल्स है अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे, हेलिक्स अनकॉइल होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन लूज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम उसे कहेंगे वो प्रोटीन क्या हो गया, डीनेचर्ड हो गया, या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स कहेंगे इसको हम। डीनेचुरेशन प्रोटीन्स के में क्या होता क्या है, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स रिमेन इंटैक्ट। सेकेंडरी टर्सरी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर बचेगी। एग्जाम्पल के लिए कोagulation ऑफ एग व्हाइट, एग व्हाइट में जो कोagulation देखते हो वो इसी का एग्जाम्पल है। एग को जब हम बॉईल करते हैं तो बॉईल करने से क्या होता है, डीनेचुरेशन होगा। और दूसरा एग्जाम्पल है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क देखते हो, मिल्क से कर्ड फॉर्म होना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से कर्ड फॉर्म होना, वो कैसे होता है, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं मिल्क के अंदर, ठीक है, वो बैक्टीरिया, मिल्क के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो लैक्टिक एसिड रिलीज करते हैं।
तो क्या हो गया, पीएच में चेंज आ गया, लैक्टिक एसिड रिलीज करके पीएच में चेंज आ गया। और जब वो प्रोटीन जो मिल्क के अंदर है, जैसे ही उसमें लैक्टिक एसिड पीएच का चेंज होगा, तो वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में बदल जाएगा। ये था डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, उम्मीद है समझ में आया होगा, पूरी डिटेल में समझाया मैंने आपको। नेक्स्ट विटामिन। विटामिन नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा विटामिन। सो विटामिन क्या है? विटामिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी हमें बहुत थोड़ी अमाउंट में जरूरत होती है, ठीक है। और उनकी जरूरत क्यों होती है? वो हमारी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं परफॉर्म वो? ताकि हमारा जो ग्रोथ है वो मेंटेन रहे, और हमारी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे। दोनों चीजों को, ग्रोथ और हेल्थ, दोनों को मेंटेन करने के लिए एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन वो क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। और उनकी जरूरत हमें स्मॉल अमाउंट में होगी, ज्यादा की जरूरत नहीं होती। विटामिन को डिजाइन किया गया अल्फाबेट्स ABCD इनके हिसाब से, ठीक है। इसमें कुछ सब ग्रुप्स भी दे रखे हैं, जैसे B1 है, B12 है, B6 है, B6 है, B12 है, ऐसे। विटामिन को आगे दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक विटामिन होंगे फैट सोल्यूबल विटामिन, दूसरे होंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। फैट के अंदर जो डिजोल्व हो जाएंगे विटामिन, ठीक है, या ऑयल के अंदर जो डिजोल्व हो जाएंगे, उन्हें कहेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन। वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे, वो केवल फैट के अंदर डिजोल्व होंगे। ऐसे विटामिन में आएगा विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, ठीक है। ये कहाँ स्टोर होते हैं? लिवर के अंदर, एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। दूसरे कौन से होंगे? दूसरे होंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। और वाटर सोल्यूबल विटामिन कहाँ स्टोर होंगे? वाटर के अंदर। वाटर सॉल्युबल विटामिन डिजोल्व किसमें होंगे? वाटर के अंदर। तो इसमें आएगा बी ग्रुप के जो विटामिन है, और विटामिन सी जो है वो वो होंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। अब इसलिए क्योंकि वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, इस वजह से हमें रेगुलर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। वाटर में डिजोल्व होने का मतलब है, वो जैसे हम यूरिन करेंगे तो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा यूरिन के थ्रू। वो जो भी विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन सी, हमारे यूरिन में निकल जाएंगे, ठीक है। वो स्टोर नहीं होंगे, कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। तो इस वजह से हमें उसे बार बार रेगुलरली क्या होगा, उसे हमें अपने उसमें लेने की जरूरत है। एक्सेप्ट विटामिन B12। B12 को छोड़ करके बाकी सब क्या होंगे? एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, एक्सक्रीजन हो जाएगा उनका, वो सब एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। अब विटामिन के टाइप्स, उनके सोर्स, उनकी डेफिशिएंसी डिजीज, ये आपने एक एक बार पढ़नी है। विटामिन ए फिश लिवर ऑयल, कैरेट्स के अंदर, बटर के अंदर, मिल्क के अंदर मिलता है। जीरोथैल्मिन डिसीज होगी, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आईज, नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की वजह से होती है। विटामिन बी या थायमिन भी बोलते हैं इसको, यीस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, सीरियल्स के अंदर मिलता है। और क्या होगा, ये बेरी बेरी नाम की डिसीज है, पहले से पढ़ते आ रहे होंगे छोटी क्लासों से। ये डिसीज भी होती है, इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, और रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ भी कम हो जाती है। विटामिन B2, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। राइबोफ्लेविन ये मिल्क के अंदर, एग वाइट के अंदर, लिवर के अंदर, किडनी के अंदर पाया जाता है। चिलोसिस यानी फिशरिंग एट कॉर्निया ऑफ माउथ एंड लिप्स देखने को मिलेगा। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी मिलेंगे, बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन के अंदर देखने को मिलेगा। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, ये आपको यीस्ट के अंदर, मिल्क के अंदर, एग योक के अंदर, सीरियल्स के अंदर, ग्राम्स के अंदर देखने को मिलेगी। कन्वर्सन्स जो है इसमें, ये डिसीज आपको इसकी इसकी डेफिशिएंसी से देखने को मिल सकती है, अगर डेफिशिएंसी हुई तो। नेक्स्ट जो विटामिन है, विटामिन B12। विटामिन B12 मीट के अंदर, फिश के अंदर, एग के अंदर, कर्ड के अंदर, इसके अंदर विटामिन B12 मिलता है। और इससे क्या होगा? आरबीसी डेफिशिएंसी इन हीमोग्लोबिन, ठीक है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, कहाँ जितने भी ये फल है ना, स्ट्रिक एसिड जिनमें मिलता है, स्ट्रेस फ्रूट जो है उनमें एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा। आंवला है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, स्कर्वी यानी ब्लीडिंग गम्स जैसी डिजीज देखने को मिलेगी। विटामिन डी, विटामिन डी हमें सब जानते हैं एक्सपोजर ऑफ सनलाइट से मिल जाएगी, फिश से भी, एग योक से भी। और इससे एक डिजीज होगी रिकेट्स, बोन डिफॉर्मिट्स, इन चिल्ड्रंस के अंदर मिलती है। ऑस्टियोमाइलिसिस डिसीज जो है, सॉफ्ट बोन्स हो जाएंगी, जॉइंट के अंदर पेन्स होगा अडल्ट्स के अंदर, ठीक है। ये डिजीज देखने को मिलेगी चिल्ड्रंस में भी, अडल्ट्स में भी।
नेक्स्ट विटामिन ए। विटामिन ई वेजिटेबल ऑयल लाइक व्हीट, ग्राम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इन सब में देखने को मिलेगी। इंक्रीज आरबीसीज और मस्कुलर वीकनेस के लिए है। आरबीसीज में कमी आएगी और मस्कुलर वीकनेस होगी। नेक्स्ट विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में देखने को मिलेगी। इंक्रीजिंग ब्लड क्लोटिंग टाइम, ब्लड का जो क्लोटिंग टाइम है वो भी इससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये थी विटामिन। विटामिन पढ़ लिए, प्रोटीन्स पढ़ लिए, अब बारी है लास्ट टॉपिक की, न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? ये भी पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स किसके? तो मोनोमर होगा। पॉलीमर क्या होंगे? तो मोनोमर होगा। मोनोमर क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। मोनोमर क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। तो आप न्यूक्लिक एसिड्स को पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं। पॉली मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हो। अब आपके लिए दिमाग में ये क्वेश्चन, सर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? हम्म, ऐसे कंफ्यूज करने वाले दो वर्ड्स मिलेंगे, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। जो स्ट्रक्चर ए है ये न्यूक्लियोसाइड को रिप्रेजेंट करेगी। न्यूक्लियोसाइड, SITE, गड़बड़ होगी। न्यूक्लियोसाइड, ये पहले वाला टर्म है, वो है न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड। दूसरे वाला जो टर्म है ये है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये वाला तो होगा न्यूक्लियोटाइड और ये होगा न्यूक्लियोसाइड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस होगा? देखो, ये तीन चीजों से मिलकर बना होगा। जो न्यूक्लियोटाइड है वो तीन चीजों से मिलकर बना होगा। एक तो होगा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड प्लस ये क्या, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। सो नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस, बेस मिलेंगे, ठीक है, बेस। जिसमें फॉस्फोरिक एसिड हो, पेंटोज शुगर हो, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस हो, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड के अंदर आपको फॉस्फोरिक एसिड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर, मैंने गलत लिख दिया, साइड, साइड गलत लिख दिया यहाँ पे। न्यूक्लियोसाइड होगा ये। बार बार मैं एक वर्ड लिखे, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियो SIDE, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होगा, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड नहीं होगा। उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड में, न्यूक्लियोटाइड में जहां टाइड वर्ड आ जाए, टाइट आ जाए ना, टाइड वर्ड आ जाए, इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा? ये फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4 होता है। अब उसमें से एक हाइड्रोजन तो निकल गया, तो हाइड्रोजन तो सभी निकल गए, तीनों हाइड्रोजन निकल गए। तीनों ऑक्सीजन के साथ में से, तो हाइड्रोजन सभी निकल गए। तो क्या होगा? O नेगेटिव आ गया यहाँ से, हाइड्रोजन निकल गया ना यहाँ से। तो ये तो फॉस्फोरिक एसिड था। तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड होगा, न्यूक्लियोटाइड के अंदर फॉस्फोरिक एसिड होगा, पेंटोज शुगर होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होगा, जिसमें तीनों चीजें हैं, वो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। बाकी न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फोरिक एसिड नहीं होगा, बाकी पेंटोज शुगर भी होगा और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस भी होगा। तो देखो, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस भी है और पेंटोज शुगर भी है, तो ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड। इसके अंदर तीन चीजें हैं, बेस, शुगर और ये क्या है? ये है फॉस्फोरिक एसिड। तीनों चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनाएंगे? जैसे DNA RNA क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमें करना क्या होगा? सिंपल वही है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने का मतलब ये है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले बहुत सारे तो नहीं जोड़ पाएंगे, दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। टू न्यूक्लियोटाइड को, यानी डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। टू न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड ऊपर ले लिया, एक दूसरा ये ले लिया। अब दोनों का लिंक कैसे हम कैसे करेंगे? दोनों को जोड़ने के लिए हम इस ग्रुप का यूज करेंगे। यहाँ ये कि क्या है? OH है। और अगर फॉस्फोरिक एसिड है तो यहाँ पे क्या होगा? H होगा।
ओ एच, है ना? लास्ट में क्या होगा? ओ एच। इस वाले ऑक्सीजन के पास में क्या होगा? एच और होगा, एक हाइड्रोजन और होगा। अगर इसमें इसको सीधा कर दूं, ऐसे सीधा खड़ा कर दूं, तो यहाँ पे क्या है? इसका ओ एच है। यहाँ पे क्या है इसका? यहाँ पे क्या है? इसका ओ एच है। तो दोनों के ओ एच में से एक का एच, एक का ओ एच, यानी वाटर निकल जाएगा और दोनों को जोड़ के लिख देंगे। तो हमने इसको सीधा कर दिया। देखो, ये सी एच टू, सी एच टू के बाद ये चेन को हमने सीधा कर दिया, सीधा खड़ा कर दिया ऐसे। तो ऊपर वाले का ओ एच का, एक का एच गया, दूसरे का ओ एच गया, वाटर निकल गया। इस टाइप से इस लिंकेज को हम कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अगर आपसे कोई पूछे कि फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या है, ठीक है, सो ये थे क्या थे? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड के लिंकेज से, न्यूक्लियोटाइड के लिंकेज से, वाटर के लॉस से न्यूक्लियोटाइड का जो लिंकेज होता है, दो न्यूक्लियोटाइड को लिंक करने वाला जो लिंकेज है, वही फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहलाएगा। आप ऐसे कह सकते हो, दो न्यूक्लियोटाइड को लिंक करने वाला जो लिंकेज है, वही कहलाएगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब इन, क्योंकि हमने इसमें दो मॉलिक्यूल्स जोड़ दिए आपस में, तो हम इसे कहेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे और उससे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो बनेगा, वही क्या होगा? वही डीएनए होगा, वही आरएनए। ऐसा ही डीएनए बनेगा, ऐसे ही बनेगा आरएनए। डीएनए आरएनए ऐसे ही फॉर्म होंगे, ठीक है। अगर डीएनए आरएनए को डिकम्पोज किया जाए, डीएनए और आरएनए को डिकम्पोज किया, तोड़ के देखा जाए, हाइड्रोलाइज किया जाए, तो डीएनए आरएनए के डिकम्पोज करने से मिलते क्या है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए। डीएनए और आरएनए किससे बना होता है? डीएनए आरएनए जो मिलकर बना होगा, वो बना होगा पेंटोस शुगर से, फास्फोरिक एसिड से और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कॉल्ड बेस। तो मैंने तीन चीजें बताई थी, ये बेस है, ये नाइट्रोजन शुगर है, और ये फास्फोरिक एसिड है, ठीक है। फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, बेस ये रहा नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, और ये क्या है? शुगर। शुगर कौन सा? पेंटोज शुगर। शुगर में होगी पेंटोज शुगर। तो डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों ही इन चीजों से मिलकर बने हुए हैं। नेक्स्ट, अब देखते हैं मेन डिफरेंस डीएनए और आरएनए में क्या क्या डिफरेंसेस है। डीएनए आरएनए की डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस तो शुगर में डिफरेंस आएगा। दोनों में शुगर कौन कौन सी होगी? डीएनए को क्या बोलते हैं? डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस। डीएनए इज कॉल्ड, डीएनए इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस। आरएनए, आरएनए, तो डीएनए को कहेंगे डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस। इसमें जो शुगर होगी ना, डीऑक्सी, डीएनए डीऑक्सीराइबोस, तो डीऑक्सी, डीऑक्सी मीन ऑक्सीजन को रिमूव कर देना। हम्म एक तो है राइबोस, राइबोस शुगर प्रेजेंट होगी और आरएनए के अंदर, आरएनए के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होगी वो ही राइबोस। राइबोस में ओ एच ऊपर, एच नीचे, एच ओ एच, एच ओ एच, और ऊपर सी एच टू ओ एच और एच। और यहाँ देखना क्या चेंज आएगा राइबोस में और डीऑक्सी राइबोस में। जहां डी वर्ड आ जाए, डी का मतलब है रिमूव होना। किसको रिमूव कर रहे हैं? डी ऑक्सी, यानी ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे टू पे जो ऑक्सीजन थी ना, उसे नेम देखो, बीटा टू डी ऑक्सी, टू से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया है। राइबोज ही थी, राइबोज ही थी। राइबोज में बीटा टू डी ऑक्सी राइबोज में क्या डिफरेंस है? बस ऑक्सीजन का डिफरेंस है दोनों में। यहां से टू से डी ऑक्सी कर दिया गया है। टू से डीऑक्सी करने का मतलब क्या है? टू से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया है। इसी वजह से इसे कहेंगे बीटा टू डीऑक्सी राइबोस। दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, राइबोस भी और बीटा टू डीऑक्सी राइबोस भी, ठीक है। तो डीएनए आरएनए में पहला डिफरेंस तो हो गया शुगर का, दोनों में शुगर अलग अलग है। एक में बीटा, बीटा डी राइबोस है, दूसरे में बीटा, बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोस है। शुगर डिफरेंस है। बने किस से बने हैं? शुगर से बने हुए हैं। तो पेंटोस शुगर दोनों में देख लिया हमने। पेंटोस शुगर इसमें कौन सी है? बीटा डी राइबोस, बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोस। शुगर के अलावा नेक्स्ट क्या है? बेस पेयर्स है। और बेस पेयर्स कैसे हैं? दोनों के अलग अलग हैं, दोनों के सब कुछ अलग नहीं है, कुछ कॉमन है बेस पेयर्स में। बेस पेयर्स में थ्री बेस पेयर्स बिल्कुल सेम होंगे दोनों के। एडेनाइन आरएनए में मिलेगा, डीएनए में मिलेगा। साइटोसिन आरएनए में मिलेगा, डीएनए में मिलेगा। ग्वानिन आरएनए मिलेगा, डीएनए मिलेगा। तो तीन तो क्या है? सेम है। डीएनए में भी तीनों मिलेंगे, लेकिन डीएनए और आरएनए में दो बेस पेयर्स अलग अलग होंगे, ठीक है। डीएनए आरएनए में, डीएनए कंटेन्स फोर बेस पेयर्स, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। तो एक डीएनए में क्या होगा? टी अलग होगा, एंड थायमिन क्या होगा? अलग होगा।
और जो आरएनए की बात करें तो आरएनए ऑल्सो कंटेन्स 4 बेसिस। आरएनए के अंदर 4 बेसिस होंगे। कौन कौन से होंगे? 4 होंगे, लेकिन 3 तो सेम ही होंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक है। थायमिन की जगह पे क्या होगा? यूरेसिल होगा। थायमिन की प्लेस पे क्या होगा? यूरेसिल होगा। थायमिन की जगह पे होगा यूरेसिल। उसमें क्या था? थायमिन था, इसमें यूरेसिल। बाकी 3 क्या होंगे? सेम होंगे। हम्म, ये थे बेस पेयर्स। बेस पेयर्स के आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आएगा? डीएनए की जो स्ट्रक्चर्स होगी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स होगी। डीएनए स्ट्रक्चर कैसे होगी? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगी। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने इसकी स्ट्रक्चर दी थी डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ फॉर डीएनए। अब इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, और दोनों स्ट्रैंड्स क्या होते हैं? एक दूसरे से जैसे रस्सी होती है ना, वैसे गुथे हुए होंगे, हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और दोनों स्ट्रैंड्स किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स जुड़े होंगे आपस में। एंड 2 स्ट्रैंड्स आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों स्ट्रैंड्स कम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के। कम्प्लीमेंट्री क्यों होंगे? क्योंकि द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन स्पेसिफिक पेयर्स, बेस पेयर्स। और स्पेसिफिक बेस पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। स्पेसिफिक बेस पेयर्स कैसे? एडेनिन फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ में? थायमिन के साथ में। और जो साइटोसिन है वो बॉन्ड फॉर्म करेगा किसके साथ में? गुआनिन के साथ में। गुआनिन के साथ में। अब ये स्पेसिफिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कैसे कंप्लीमेंट्री है। नेक्स्ट, जो आरएनए है, ये तो था डीएनए। डीएनए के अंदर कैसी स्ट्रक्चर होगी? डीएनए के अंदर डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होगी। लेकिन आरएनए में, वही आरएनए में चेक करें तो आरएनए में कैसी होगी? आरएनए में सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर्स होगी। और स्ट्रक्चर देखने की बारी। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर को ध्यान समझना। ये जो ये स्ट्रैंड है ना, स्ट्रैंड स्ट्रैंड किससे बने होंगे? स्ट्रैंड जो हेलिक्स का जो स्ट्रैंड है वो बना होगा सुगर और फॉस्फेट से। दो से तीन चीजें होती है ना, सुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, यानी फॉस्फोरिक एसिड वाला ग्रुप होता है, और क्या होता है? बेस पेयर्स। तो बेस पेयर्स इन दोनों को, इन स्ट्रैंड्स को जोड़ने में यूज होंगे। इनको दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ने में। अब दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने में जो बॉन्ड बना हुआ है इनके बीच में, वो कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। और स्पेसिफिक पेयर जोड़ेंगे इनमें। पेयर कैसे होंगे? स्पेसिफिक होंगे। ठीक है। अब जो आरएनए कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स होगी। हेलिक्स होगी। हेलिक्स तो ये भी होगी, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स होगी। ये दोनों में डिफरेंस हो गया, स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। दोनों में स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, डीएनए रेप्लिकेट होता है। डीएनए एक डीएनए से दूसरा डीएनए बना सकता है, लेकिन आरएनए रेप्लिकेट नहीं होता। एक फंक्शन जो डीएनए का आप मेनली आप समझते होंगे, डीएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। मतलब पेरेंट्स जैसे ही बच्चे नजर आए, इसका मतलब क्या है? पेरेंट्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है, पेरेंट्स के जो करेक्टरिस्टिक्स जो है आपको संतान तक पहुंच गए, तो किस वजह से आए हैं? डीएनए की वजह से। हम्म सेल के न्यूक्लियस में डीएनए, और डीएनए की वजह से उसके करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हुए हैं। आरएनए उस सेल के प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। आरएनए के जो टाइप्स हैं, आरएनए के टाइप्स होंगे। कौन कौन से टाइप्स होंगे? आरएनए के टाइप्स आपने पढ़ना है। आरएनए होंगे एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए, टीआरएनए मींस ट्रांसफर आरएनए। ये आरएनए के टाइप्स हो गए। बायोमॉलिक्यूल्स में इतना ही भी बहुत करा दिया। बहुत थक चुके हैं अब तो। चलो, अगले लेक्चर में मिलते हैं। वन शॉट लेक्चर था, एक शॉट में सब कुछ करवाया है आपको।